जय हिंद एवरीवन। एक नए क्लास की शुरुआत हो चुकी है और आज के इस वीडियो में जीके के टोटल 15 प्रश्न लिए गए हैं। ये 15 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जीके का प्रश्न लिया गया है हाईलाइटेड प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में और ट्रेड माइन के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये सभी लोगों के लिए सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं जीके का 3 क्लास करा चुका हूं, अगर वो क्लास आप लोग नहीं किए हो तो जाकर क्लास कर लेना, ठीक है ना। इसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। जैसे शाम को बीसू सर जो मैथ का क्लास कराते हैं वो भी चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं। मैं तो मतलब जीके का क्लास करा रहा हूं, तो अभी चैप्टर वाइज नहीं करा रहा हूं, अभी मिक्स करके आप लोगों को बता रहा हूं। इसका आप लोगों को नोट बनाना है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, पूरा नोट बनाकर रखना, ठीक है ना। तभी आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी बता रहा हूं ना ये हमेशा रिपीट होते रहेगा। एक बार आप लोग यहाँ पर वीडियो देख लोगे, ध्यान से मेरे बात को सुन लोगे और अपने कॉपी में अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो दोबारा वो प्रश्न कहीं भी दिखेगा तो कभी भी गलती नहीं करोगे। इसलिए नोट बनाकर रखना। और शाम को मैथ भी आप लोग रेगुलर क्लास करना, ठीक है ना, क्योंकि सर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, उस तरह से कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा है। सब लोग एप्लीकेशन में पैसा लेकर जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बीसू सर जो हैं उनके पास बहुत सारे लड़के हैं, मतलब एकेडमी में बहुत सारे लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो सोच रहे हैं कि गांव-गांव लोग फौजी बने और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। देखो उनके पास पैसों की कमी नहीं है मेरे भाई, उनका सब कुछ सही है, लेकिन वो आप लोगों के सामने आकर मैथ का क्लास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग मैथ का भी अच्छे से क्लास करना और इसका भी, ठीक है ना। हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि नीलेश भाई आप जो क्वेश्चन बता रहे हो ना एक पीडीएफ बनाकर बताया करो, क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आता है। तो देखो भाई वो व्यवस्था भी हो रहा है, ठीक है ना, बहुत जल्द वैसा व्यवस्था आप लोग के सामने आ जाएगा। अगर आप लोग को ये अक्षर सही नहीं दिख रहा होगा ना, तो आप लोग जहां वीडियो देख रहे हो जाकर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना, और इस तरह से मैं आप लोग को बताकर थोड़ा हट जाऊंगा, जिससे आप लोग को मतलब उतारने में जैसे लिखने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है सभी लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। देखो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर और अजीत डोभाल है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, इसका जवाब आप लोग दो। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है ना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और गृह मंत्री कौन है, ये अमित शाह जी हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं, ये कृषि मंत्री हैं, अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। अपने भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और अजीत डोभाल जी क्या हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को लिख भी लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है। मतलब भारत का पहला गोल्ड एटीएम, सोने का एटीएम किस राज्य में है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है ना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है, हैदराबाद में है। सारे प्रश्न को आप लोग नोट करते जाना, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का शिकायत आ रहा था कि भाई मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो सभी प्रश्नों को वीडियो स्टॉप कर करके लिखा करो, क्योंकि ये प्रश्न 50 से 60 बार रिपीट होंगे। और मैं विश्वास के साथ आप लोगों से बोल रहा हूं, जितने लोग जुड़े रहेंगे ना पक्का उन लोग का इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा, क्योंकि आगे टॉपिक वाइज सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अभी सब काम चल रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, अभी 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। इसके बाद अभी आप लोग का मैथ वाला क्लास का सर वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग अंदाजा लगा लेना, मतलब 1-1 बज जाते हैं, 2-2 बज जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग पूरा प्रश्न नोट करते जाना, ठीक है ना। मेहनत बर्बाद नहीं करना, हम लोग का मेहनत आप लोग बर्बाद नहीं करना, ठीक है ना। देखो भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है, ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, राज्य और राजधानी से एक प्रश्न बनता है, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, और राज्य के राज्यपालों से भी प्रश्न बनता है। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है ना। और
तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हैं और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। और भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर है? हैदराबाद में है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ था ना, तो उसमें भी पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है ना। और इससे पहले जब इंडियन आर्मी का पेपर हुआ करता था 2019 में, 2018 में, 2017 में, तो जैसे पूरे भारत में बहुत सारा सेंटर है, अगर एक सेंटर में इस प्रश्न को नहीं पूछा जाता था ना, तो दूसरे सेंटर में इस प्रश्न को 100% पूछा जाता था। तो इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की, और नसरुद्दीन की, और बलबन की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की, ठीक है ना। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे। इसको भी आप लोग पता कर लेना, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो कहां पर बनवाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो राजस्थान में बनवाया गया था। राजस्थान में अजमेर नाम पड़ता है, तो वहां पर बनवाया गया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और कहां बनवाया था? राजस्थान में बनवाया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ग्रह के बारे में भी पूछा जाता है, सभी ग्रहों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरे ग्रह के बारे में मैं इकट्ठा करके बता दूंगा। फिलहाल अभी आप लोग के सामने जो प्रश्न आया है, सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग करो। सबसे पहले तो इसको आप लोग नोट कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। शुक्र इज राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को बोला जाता है। शुक्र बहुत फेवरेट है भाई। शुक्र के बारे में आप लोग सारी चीजें पता कर लेना, क्योंकि जब भी इंडियन आर्मी का पेपर होता है ना, तो ये शुक्र को जरूर रखते हैं सब। जैसे लगता है कि उन लोगों का रिश्तेदार है शुक्र, तो इसलिए आप लोगों को फौज का वर्दी पाना है तो इससे भी संबंध बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्र के बारे में सारी चीजें पता कर लेना। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? ये बृहस्पति होता है, ठीक है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो ये आप लोग याद रखना ग्रहों के बारे में भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जितना भी प्रश्न लिखा गया है वैसे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे गए हैं। यहाँ पर आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा टेस्ट लगाने के बाद, आप पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी ऐप में कहीं भी जाकर कोई भी टेस्ट लगा लेना। अगर इन प्रश्नों में से आपको 1-2 प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे ना, तो फिर आप लोग आकर कमेंट बोल देना, ठीक है ना। कमेंट में जो बोलना होगा बोल देना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन सब प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को ना मिले, क्योंकि इसको बनाने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, 4-4 घंटे लग जाते हैं। और बहुत हाईलाइटेड प्रश्न यहाँ पर लिया जाता है। ये सुनकर आप लोगों को आसानी से याद भी हो जा रहा होगा। तो आप लोग इसको मतलब अच्छे से जैसे इसको लिखना अपने कॉपी में, बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ग्रीनलैंड, बोर्निया और सुमात्रा और जापान है। तो इसका राइट आंसर बोर्निया हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया है। अगर पूछ देगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज राइट आंसर, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी करंट अफेयर्स के जैसा ही है, तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 1950, 2010, 2015, 2018। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना और गिनती करते जाना कि कितना प्रश्न सही हो रहा है, और ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में बहुत सारे दोस्त ईमानदारी पूर्वक से बताए थे, तो इस वीडियो में भी आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। भाई हाजिरी लगा देना कि भाई मैं प्रेजेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे हमको भी पता चलेगा कि हमारे कितने दोस्त हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हाजिरी जरूर लगाना, ठीक है ना। जरूर बताना कितना प्रश्न सही कर रहे हो। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बना था और बहुत बार ये प्रश्न बना था। और ये सिर्फ इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं पूछा जाता है, SSC GD का जब पेपर कराया जाता है ना तो उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जैसे पैरामिलिट्री फोर्स का आसाम राइफल, BSF, CRPF, SSB, मतलब कोई भी भर्ती कराया जाता है ना तो उसमें ये प्रश्न बनता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन DC और जेनेवा। इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा इज राइट आंसर। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। अगर पूछ देगा UNO का मुख्यालय कहाँ पर है तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। दोनों आप लोग को याद करना है। अगर पूछ देगा WHO का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में है। अगर पूछ देगा UNO का मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि अमेरिका की राजधानी कहां पर है तो कहां पर है, वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। और देखो यार, कहीं अगर गलती से कोई वर्ड मैं गलत बोल दूंगा, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोग को गलती से गलत बता दूंगा तो अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, तो आप लोग उस प्रश्न को कमेंट में जरूर लिखना। अगर मैं गलत बताऊंगा ना तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को उस प्रश्न को फिर दिखाऊंगा और उसके बारे में मैं हमेशा दिखाता रहूंगा, जिससे वो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगली बार जब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली गई थी ना तो उसमें मुझसे एक प्रश्न गलत हो गया, विटामिन C का रासायनिक नाम में गलत हो गया था। तो विटामिन C को मैं इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया था, इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया था कि सभी लोगों को पता चल गया था और पेपर में विटामिन C के बारे में आ भी गया था। और एक बार बार पूछा जा रहा था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो वो भी बार बार पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, वो GS में होता है। आज मैं आप लोगों का GS का क्लास करा था लेकिन टाइम से PDF नहीं बन पाया है, इसलिए मैं नहीं करा पाया हूँ। कल भी मैं आप लोगों से बोला था कि GS का क्लास कराऊंगा तो नहीं करा पाया, आज भी नहीं करा पाया हूँ। तो कल देखते हैं, कल कोशिश करेंगे, लेकिन GS का क्लास होगा, ठीक है ना। यूक्रेन की राजधानी क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मॉस्को, वियना, कीव और बर्लिन है। तो यूक्रेन की राजधानी कहां पर है, कीव में है, ठीक है ना। अभी देखो रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, आप सभी लोगों को पता होगा, और ये लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। जब इस लड़ाई का शुरुआत हुआ ना तो ऐसा बोला जा रहा था कि 4 दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगा, लेकिन कितना महीना बीत गया, अभी तक इन लोगों में लड़ाई चल ही रहा है। तो इन लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यूक्रेन की राजधानी क्या है, ये कीव है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि रूस का राजधानी कहाँ है तो वो मॉस्को है, मॉस्को इज राइट आंसर। दोनों लोगों के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो बोल देना, मैं पूरा ब्लैक बोर्ड छोड़ दूंगा, ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड छोड़ दूंगा और आप लोग आसानी से उतार लेना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो सेंट्रल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है। अपने दिमाग में बैठा लेना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, कोलकाता में हुई थी। अपने कॉपी में आप लोग लिख लो, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी और कहां पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो वो मुंबई में है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक से जितना भी प्रश्न बनता है वो सारा प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया हूं, तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के मतलब गवर्नर, RBI के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास जी हैं, उसको सर्च मार के आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न बनते हैं। तो पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग के कॉपी में होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत बार आएंगे, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपके सामने 4 ऑप्शन
अंश है झारखंड, असम, उत्तराखंड और गुजरात। तो देखो ग से गिर और ग से गुजरात, नाम देखो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है ना। देखो गिर गुजरात, देखो र भी यहाँ पर है, र भी है और ग भी है और ग भी है, तो नाम मिलता जुलता है। जब भी आ जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। अब देखो ये जो असम है यहाँ का मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। झारखंड का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे पता है तीनों जगह का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कंफ्यूजन में पड़ रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कंफ्यूजन में डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग सर्च मार के तीनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ो। अभी मैं आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में, जैसे जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है ये नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। तीनों के बारे में सर्च मार के अच्छे से देख लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है। देखो ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था ना, तो इस प्रश्न को सेम उसी तरह से लिख दिया गया है। आप लोग के सामने जितना भी प्रश्न आ रहा है तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी टाइप के हिसाब से मतलब प्रश्न बनाया गया है, लेकिन ये सेम प्रश्न पूछा गया था। अब देखो आप कितना भी क्रिकेट का महान खिलाड़ी होंगे, जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है, तो आपका दिमाग होश उड़ जाएगा। आप सोचोगे यार एग्रीकल्चर ये तो कृषि उसी विज्ञान से रिलेटेड है, खेती वेती बाड़ी के बारे में बताया जा रहा होगा, तो कहां से एग्रीकल्चर आ गया। लेकिन ये खेल से है, ठीक है ना, ये प्रश्न खेल से लिया गया है। एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हॉकी, बेसबॉल, टेनिस और क्रिकेट है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर साइड का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। सारा प्रश्न आप लोगों के कॉपी में होना चाहिए। वीडियो स्टॉप कर करके आप लोग लिखना, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ और कुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब जब मैं इस तरह से आकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा लग रहा होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर नहीं हटता, आप लोगों को लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ता, इस तरह आकर पढ़ाता ना, तो आप लोग अपने मन में गाली भी देते हैं, लेकिन मैं गाली देने लायक नहीं छोड़ूंगा, सारा डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदी से एक प्रश्न बन रहा था, हर शिफ्ट में बन रहा था, तो सभी नदियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी नदियों, जैसे किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और सहायक नदी के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसका पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार हो रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, गोदावरी, सरयू और झेलम है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, ठीक है ना, यमुना इज राइट आंसर। और देखो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था, चौथे रोज भी बताया था। अगर आज गलती कर दोगे ना तो आपके इतना मूर्ख कोई नहीं है, तब कैसे याद होगा यार, जब मैं आप लोगों को कई बार बता रहा हूँ कि यमुना, जैसे यमुना नदी के किनारे, जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, यमुना नदी के किनारे। मैं आप लोगों को बोला हूं ना दिल्ली हाईलाइटेड है, तो उसको आप लोग याद रखना। और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे, आगरा भी यमुना नदी के किनारे, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ। तो काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ। देखो ये करंट अफेयर्स से प्रश्न लिया गया है, तो अपने कॉपी में आप लोग इसको लिख लो, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। पूरा का पूरा अपने कॉपी में उतार लेना वीडियो स्टॉप करके, ठीक है ना। काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच में हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत, देखो यहाँ पर तो भारत दिया है, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और तजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान, ठीक है ना। काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये हमारा
लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। आप लोग गिनती करके रखे होंगे, ये प्रश्न समाप्त होने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि कितना प्रश्न सही हुआ है। लास्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। आनंदीबेन पटेल, थावर चंद गहलोत, गुरमीत सिंह और कलराज मिश्र। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये गुरमीत सिंह है, ठीक है ना। गुरमीत सिंह इज राइट आंसर। आनंदीबेन पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं कि थावर चंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल हैं और कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में बताओगे कि थावर चंद गहलोत मतलब जहाँ के राज्य होंगे और कलराज मिश्र भी जहाँ के मतलब राज्यपाल होंगे। तो ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है ना। तो आज के आप लोग का 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो यार, अभी यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ नहीं दिख रहा होगा, ये जो अक्षर से लिखा गया है ये अभी थोड़ा आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। तो इसको संघर्ष बोलते हैं मेरे भाई, इसको मेहनत बोलते हैं। धीरे धीरे ये सुधार होते हुए चला जाएगा, मतलब सुधार होते होते बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अभी जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक में तुरंत यहाँ खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ। इसके पीछे मैं कितना ज्यादा संघर्ष किया हूँ, कितना ज्यादा टाइम बिताया हूँ, ये बात सिर्फ मुझे पता है। आप लोगों को भी संघर्ष करना है। ऑटोमेटिक में आप लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आ जाएगा, ऑटोमेटिक में सारी चीजें याद नहीं हो जाएंगी। बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी मेरे भाई। लोगों का ताना बोली भी सुनना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को आप लोग इग्नोर करना और मेहनत करना, ठीक है ना। मेहनत करोगे तो आप अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आप चाहते हो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है यार, प्रैक्टिस करने से कुछ भी हो जाता है। जब मैं वीडियो बनाना शुरुआत किया था ना, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से, वो भी स्टडी लाइन में आकर, देखो नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन वो नॉलेज आकर किसी दूसरे को देना ये सबके बस की बात नहीं होती है। आप लोग इस बात को मानना। नहीं तो हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं जिनके पास बहुत नॉलेज भरा हुआ है, लेकिन वो लोग इस तरह से बता नहीं पाएंगे, आप लोग को समझा नहीं पाएंगे, कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो मेन बात ये होता है, ठीक है ना। देखो मैं इतना ज्यादा मेहनत कर करके अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। आप लोग मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लेना। किसी रहर के खेत में चला जाता था, किसी ऊख के खेत में चला जाता था, मतलब हमेशा खेत में ही वीडियो बनाता था, इस तरह से कैमरा लेकर बनाया करता था। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड है और आप लोगों के सामने जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको मैं याद कर रहा हूँ, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि ये टूटा फूटा अक्षर एकदम अच्छे से क्रम वाइज में लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा लिखा हुआ मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह से मैं रिकॉर्डेड क्लास चला रहा हूँ तो सारी चीजें लाइव चलेंगी, आप लोग लाइव कमेंट करोगे, मैं लाइव रिप्लाई करूंगा। तो भाई मेहनत करने से ही होगा, बस सोचने से नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग अपने लाइफ में बस मेहनत करना, किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। लगातार प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो भाई आप अपने लाइफ में वो सारी चीजें कर जाओगे जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।